नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। रोजाना रात 10:30 बजे ऐसी खबरें जिन्हें देखकर आप खुद ब खुद कह उठेंगे यकीन नहीं होता। आज कहानी कातिल बीवी के चौंका देने वाले जुर्म की। यकीन नहीं होता, नापाक मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बीवी ने पेशेवर मुजरिम की तरह मर्डर प्लान तैयार किया। ऐसा प्लान जिसकी स्क्रिप्ट बीवी ने लिखी और अंजाम तक पहुंचाया एक आशिक ने। सात जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई थी। लेकिन शादी के लाल जोड़े में नजर आ रहे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे का सच बड़ा डरावना है। यकीन नहीं होता कि बीवी के शातिर दिमाग में पनपी साजिश का नतीजा था शौहर मनीष तख्तानी की हत्या। चौंकाने वाली बात यह है कि एक बेटी की मां बनने के बाद भी सपना ने षड्यंत्र का पूरा ताना बाना बुना। सपना के इशारे पर कार के अंदर गोली मारकर मनीष की हत्या की गई। इस दौरान लगातार वो कातिल के संपर्क में थी। अजीब बात यह थी कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले कातिल 12 किलोमीटर तक शव के साथ घूमता रहा, वो भी शौहर मनीष की कार में। और तो और शव को इस तरीके से ठिकाने लगाया गया था कि पुलिस शिनाख्त में ही उलझकर रह जाए। रात में देर रात हमको किसी डेड बॉडी के जो सुनसान एरिया है बीएचईएल का, जो बीएचईएल क्लब के पीछे का काफ़ी सुनसान एरिया जहाँ पे मकान खाली पड़े थे, वहाँ पर नाली में अधजली लाश मिली हुई थी। लाश इस मंशा से जलाई गई थी कि कोई आदमी पहचान ना सके उसको। काफ़ी हद तक आरोपी इस बात में सफल हुए थे कि हम लोग शक्ल देखकर, बॉडी देखकर नहीं पहचान पाए थे कि व्यक्ति लाश किस व्यक्ति की है। उस शाम एक फोन कॉल के बाद मनीष अपनी कार से निकल पड़ा। वो खुद ड्राइव कर रहा था। कोई था जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। एक बात साफ थी कि मनीष उसे अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। आखिर वो कौन था? कातिल बीवी ने साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मनीष के किस करीबी का इस्तेमाल किया था? रात के अंधेरे में जुर्म के सबूतों को मिटाते हुए कातिल पुलिस के लिए एक अधजली लाश छोड़कर गया था। दूर दूर तक सुराग का कोई नामो निशान नहीं था। मौके पर पहुंची पुलिस का सामना एक ब्लाइंड मर्डर केस से होने वाला था। डेड बॉडी की शिनाख्त तो नहीं हुई, लेकिन पर्स में मौजूद एक पर्ची ने मृतक का पता पुलिस को बता दिया। ऊपर से जो काफी स्टिफ हो गया था, जब उसको तोड़ के निकाला तो उसमें एक जो है गैस की स्लिप मिली, जो गैस का जो रिफिल कराते हैं सिलेंडर रिफिल की स्लिप मिली। तो रिफिल सिलेंडर की स्लिप पे हम लोग रात में एजेंसी खुलवाई कि ये जो गैस है किसके नाम रिलीज हुई थी, और वहाँ से फिर इस घटना के तार जुड़ने शुरू हुए और ये पहचान कि ये व्यक्ति जो मरा है वो मनीष तख्तानी नाम के व्यक्ति हैं जिनकी हत्या की हम उस रात में पहचान कर पाए। देर रात जांच टीम को पता चला कि शव भोपाल शहर के बड़े कारोबारी दिलीप तख्तानी के बेटे मनीष का है। लेकिन अब सवाल यह था कि मनीष की हत्या का मोटिव क्या था। घर वालों से पूछताछ में कोई अहम क्लू हाथ नहीं लगा। घर वालों की दूर दूर तक किसी से रंजिश नहीं थी। मौका वारदात के हालात किसी सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि ना तो मामला लूटपाट का था और ना ही रोड रेज में की गई हत्या का। मनीष की कार गायब थी, उसे 2 गोली मारी गई थी, पहचान छुपाने के लिए चेहरा जला दिया गया था। आखिर इस बेरहमी के पीछे का राज क्या था? घर वालों के लिए समझ से परे था कि इकलौते बेटे की निर्मम हत्या क्यों की गई।
दूसरी तरफ मास्टरमाइंड पीवी सपना एकदम खामोशी से हर चाल चल रही थी। ये चाल इतनी सधी हुई थी कि ससुराल वालों को सपना की साजिश पर रत्ती भर शक नहीं हुआ। यही वजह थी कि पति के कत्ल का राज सीने में दफन कर सपना अपनी अगली चाल का इंतजार कर रही थी। कुछ भी नहीं लगा, ऐसे घर पे वो नॉर्मल ही रहती थी। कभी कभी बस मनमुटाव हो जाता था आपस में, कभी कभी। मैं तो नहीं समझ पाई कुछ इतना कि चेहरे से मालूम ही नहीं पड़ रहा था, रिएक्शन वगैरह कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। उसका चेहरा सपाट था तो देख ही नहीं पाया, नहीं समझ पाए हम कि उसके चेहरे पे क्या है, दिल में क्या है, कुछ नहीं समझ पाए हम उसको। तभी भी हम उसको कुछ नहीं बोला कि भाई क्यों हुआ है। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने तहकीकात शुरू की। जल्द ही लावारिस हालत में मनीष की कार मिल गई। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से कई टीमों को जांच से जोड़ दिया गया। बेहद कम वक्त में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। इस लिस्ट में एक नाम मनीष के पड़ोस में रहने वाले हर्षप्रीत का भी था। वारदात के दिन हर्षप्रीत और मनीष के बीच बातचीत हुई थी। ये खुलासा कॉल डिटेल से हुआ, लेकिन पूछताछ का नतीजा 0 रहा। तफ्तीश के दौरान जांच टीम को कोई क्लू नजर नहीं आया। मामला उस वक्त और उलझ गया जब रंजिश की कोई बात सामने नहीं आई। अब सवाल था कि मनीष की हत्या किसने की। इस सवाल ने शक की तमाम सुइयों का रुख किसी करीबी की तरफ मोड़ दिया। हर मर्डर को लेकर कुछ न कुछ मोटिव होता है। मनीष की हत्या भी खास मोटिव से करवाई गई थी। जांच एजेंसियों तक इस मोटिव तक पहुंचना एक चुनौती भरा काम था, क्योंकि मनीष की हत्या के पीछे विश्वासघात था। भरोसे में लेकर मनीष को बुलाया गया था और इस सब के पीछे थी मनीष की कातिल बीवी। आखिर बीवी सपना का वो क्राइम पार्टनर कौन था? वो कौन था जो सपना के लिए कत्ल जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दे सकता था और दूसरी तरफ झांसा देकर मनीष को मिलने के लिए बुला सकता था? आखिर डबल गेम की इस साजिश का सच क्या है? कैसे एक गलती से कातिल बीवी की साजिश से पर्दा उठ गया? ये कहानी अभी सामने आनी बाकी है। गहरी साजिश का सच कई परतों के नीचे दफन था। वारदात से जुड़े सुराग मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। मनीष की डेड बॉडी को इस तरह से ठिकाने लगाया गया था कि शिनाख्त तक ना हो सके, लेकिन चंद घंटों में ही कातिल का यह दाव उल्टा पड़ गया। अब इसी सुराग को सीढ़ी बनाकर जांच टीम हत्या का मोटिव खंगालने लगी। यह काम उस वक्त आसान हो गया जब 25 दिन पहले हुई एक घटना का खुलासा घरवालों ने पुलिस के सामने किया। पता चला कि वारदात के कुछ हफ्ते पहले ही अचानक सपना मायके चली गई थी। घर छोड़ते वक्त इसका जिक्र सपना ने ससुराल वालों से नहीं किया था। सुराग साजिश के कई तालों में बंद था और पुलिस इसी ताले की चाबी सरगर्मी से तलाश रही थी। जल्द ही साफ हो गया कि पुरानी रंजिश के चलते मनीष की हत्या नहीं हुई थी। और तो और सुपारी किलिंग का भी कोई सुराग नहीं मिला। जांच टीम ने तफ्तीश का एंगल 180 डिग्री घुमाते हुए किसी करीबी पर फोकस किया। अब वो सब लोग जांच के दायरे में थे जो मनीष को जानते थे, फिर वो घर वाले हों, दोस्त हों या फिर रिश्तेदार। जांच टीम का निशाना एकदम सही जगह लगा। पता चला हत्या से चंद हफ्ते पहले सपना अचानक घर छोड़कर चली गई थी। अतीत के इसी पन्ने को खंगाला जाने लगा। बाद में जिस तरह के इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आए तो फिर हम लोगों ने मोबाइल सीज किए। मोबाइल के जो फोटोज देखे गए, काफ़ी जो हम लोगों ने चिट्ठियां भी मिली। फिर हम लोगों ने सर्चिंग करने के बाद फिर जहाँ मायका था वहाँ किससे मिलना, कैसे मिलना था, वहाँ भी जब हमने घटनाक्रम तलाश किया तो काफ़ी सस्पेक्टेड कैरेक्टर सामने आया। पत्नी का कि ये जो मायके आई थी वो इसका पीछे छुड़ाने की नीयत से और षड्यंत्र बनाने की नीयत से आई थी। वहाँ पर आरोपी वहाँ पर भी पहुँचा था। ब्लाइंड मर्डर केस में यह जानकारी एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई, क्योंकि पूरे केस में सपना प्राइम सस्पेक्ट बन गई। बस फिर क्या था, कॉल डिटेल खंगालते ही पूरी कहानी में हर्षप्रीत की एंट्री हो गई। वही हर्षप्रीत जो सपना का आशिक भी था और मनीष का दोस्त भी। सबसे बड़ा सबूत ये था। दूसरा सबूत जो मिला, जो उसके वारदात के समय जो उसने कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों पर जो ब्लड था, वो ब्लड और जो कार में से सीट के ऊपर से जो ब्लड इकट्ठा किया था, वो
वो दोनों में मानव रक्त पाया गया। तीसरा, जो उसके घटना के समय जो उसके नाखून अरेस्ट करने के बाद नाखून को काटकर वो भी प्रिजर्व किए गए थे और उनको भी जांच में भेजा था, तो उन नाखूनों में भी उसमें मानव रक्त की पुष्टि फॉरेंसिक साइंस से हुई थी। वारदात के दिन मनीष और हर्षप्रीत के बीच बातचीत हुई थी। ये जानकारी कॉल डिटेल से जांच टीम को पहले ही मिल चुकी थी। जांच टीम का माथा उस वक्त ठनका जब हर्षप्रीत और मनीष के बीच हुई बातचीत की डिटेल सामने आई। कॉल डिटेल्स, उसके सपना के कॉल डिटेल्स और हर्ष सलूजा से बातचीत होने के कॉल डिटेल्स, वो पूरे कॉल डिटेल्स निकाले थे हमने। उसी आधार पर पता चला कि घटना के बाद, घटना के पहले हर्ष सलूजा और सपना के बीच आपस में बात हुई। कातिल और कत्ल की कड़ियां आपस में जुड़ने लगी। मर्डर का मोटिव भी पूरी तरह साफ हो चुका था। दरअसल साल 2007 में मनीष और सपना की शादी हुई थी। ये रिश्ता उस दिन तक ठीक था जब तक हर्षप्रीत और सपना की दोस्ती नहीं हुई थी। उसके घर की विंडो एकदम हमारी बालकनी थी, बालकनी से उनकी विंडो सामने थी, ऐसे आसपास। अब वो अपने रूम में जैसे दिन को चली गई, उसके बाद उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। और मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि उसके रूम से बाहर, बालकनी के बाहर से उनकी विंडो, एकदम विंडो से क्या बातें हो रही हैं, या फिर विंडो से इनका क्या फोन नंबर लिए हैं, दिए हैं एक दूसरे को। पति की पीठ पर छुरा घोंपकर सपना एक गैर मर्द से रिश्तों को आगे बढ़ा रही थी। ये रिश्ता ही शादी जैसे पवित्र बंधन को खाक कर देने वाला था। और एक दिन वही हुआ। पति का प्यार और परिवार को छोड़कर सपना प्रेमी के साथ साजिश की स्क्रिप्ट लिखने लगी। हत्या की पूरी प्लानिंग रची गई। इस साजिश को अंजाम देने का जिम्मा हर्षप्रीत ने उठाया, जबकि जुर्म में हमसफर बना अमीन नाम का यह शख्स। हर्षप्रीत के लिए मनीष को रास्ते से हटाना आसान था क्योंकि उसे अच्छी तरह जानता था। तख्तानी के पास कोई फ़ोन आया था और उसने ये बताया था कि ये मुझे आपसे मिलना है, कुछ आपकी पत्नी के संबंध में ज़रूरी बात करना है, तो आप मुझे शाम को मिलें। तो वो दोनों आपस में दोस्त थे, हर्ष भी शायद उसका दोस्त था, तो उसने बता दिया था कि कहाँ पर आकर मिलना है। तो वो अपनी पत्नी को उस दिन स्कूल बच्ची को एडमिशन कराने के लिए गया था। वहाँ से जब लौटा तो उसने पत्नी को घर पे बता दिया कि मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा, और दुकान से वो उस जगह चला गया जहाँ उसको बुलाया गया था। 11 नवंबर 2013 की उस शाम हर्षप्रीत बेहद शातिराना अंदाज में मनीष को मिलने के लिए बुलाता है। मनीष साजिश से पूरी तरह बेखबर था। मुलाकात के दौरान ही ड्राइविंग सीट पर बैठे मनीष को गोली मार दी जाती है। इसके बाद बेहद शातिराना अंदाज में डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाता है। फिर वहाँ से एक फ़ोन किया और बताया कि काम हो गया है, और उसका एक जो नौकर था अमीन, उसको फ़ोन किया कि इस तरह से मैंने काम कर लिया है, तुम पेट्रोल और जो सामान है वो लेकर वहाँ पर आ जाओ, तो उस लाश को अपने को ठिकाना लगाना है। फिर जब पेट्रोल और वो लेकर स्कूटर से अमीन लेकर आया, तो उससे पेट्रोल और लेकर फिर गोविंदपुरा साइड उसको गाड़ी को लेकर गया। वहाँ उस लाश को उसने गाड़ी से निकाला और वहाँ पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। इस वक्त मैं भेल के बरखेड़ा इलाके में हूँ और यही सेक्टर सी का N2 332 वो खंडहर नुमा मकान है जहां मनीष के शव को लाया गया था। मनीष के जो कातिल थे हर्षप्रीत और उसका साथी, उन्होंने पहले हत्या की और हत्या के बाद शव को ठीक इसी जगह पर लाया गया और यहां पर डीजल डालकर उस शव को जला दिया गया। मकसद ये था कि उस शव की आसानी से शिनाख्ती नहीं हो सके। हत्या के 3 दिन बाद कॉल डिटेल की बिना पर पुलिस हर्षप्रीत को गिरफ्तार करती है और फिर उसके कबूलनामे पर कातिल बीवी को। करीब 3 साल तक सुनवाई के बाद अदालत ने हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन्हीं सब सबूतों के आधार पर ये प्रकरण में हमने यही सब तथ्य रखे थे और न्यायालय ने माना कि परिस्थिति जन साक्ष्य की जो संपूर्ण कड़ी है वो शासन अभियोजन ने अपनी पूरी तरह से प्रमाणित की है और अभियुक्त को दंडित किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पति की हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देने के बाद भी कातिल बीवी को अपने जुर्म पर रत्ती भर पछतावा नहीं है। चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती थी, तो हमें बहुत पीड़ा होती थी जब भी हम जाते थे, जब भी पेशी होती थी हमारे, तो बहुत तकलीफ पीड़ा तो होती थी। इतना बड़ा हादसा करने के बाद, पति को खोने के बाद भी उनके चेहरे पे और उनके किसी को भी शिकन नहीं, और सब अपने आप को मतलब हंसते और ये कह रहे थे, बातें कर रहे थे। हमें तो बहुत घुटन होती थी। सपना ने आशिक के लिए शादी जैसे पवित्र रिश्ते का खून कर दिया, लेकिन उसके इस कदम ने 2 परिवारों को पूरी तरह तबाह कर दिया। और हमारी खास पेशकश यकीन नहीं होता में आज बस इतना ही।